आई होप कि जो पीछे के अपने 2 डेरे हैं उसमें आपने मेरे सेशन को एंजॉय किया होगा। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपने जो पीछे की जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखें, क्योंकि अपने जो टॉपिक चल रहा है उसको सीक्वेंस के साथ देखना है, जिससे कि आपको डे बाय डे जो भी योजना आगे मैं करवा रहा हूँ वो आपको समझ में आए। तो चलते हैं, आज हमने नेक्स्ट सेशन का शुरुआत करते हैं। अपने योजनाओं का टॉपिक चला था स्टूडेंट, योजनाएं। योजनाएं चल रही थी। बेसिकली मैंने आपको फर्स्ट डे जो करवाई थी वो 3 योजनाएं करवाई थी, और कल मैंने एक योजना का सेकंड चरण और 2 अलग से योजनाएं करवाई थी। जो नेक्स्ट योजना है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। आज की अपनी जो नेक्स्ट योजना है वो है PMVVY। सबसे पहले ये कि इस योजना की फुल फॉर्म क्या है। तो P से बनेगा प्रधान, M से मंत्री, जो फर्स्ट वी है उससे बनेगा व्यय, सेकंड वी से बंधन, और Y से योजना। तो स्टूडेंट PMVVY की सबसे पहले अगर फुल फॉर्म की बात है तो फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना। सबसे पहले कि इस योजना की शुरुआत कब की गई और किसके द्वारा की गई। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 21 जुलाई 2017 को। 21 जुलाई 2017 को अपने जो वर्तमान में वित्त मंत्री है कौन? अरुण जेटली। अरुण जेटली जो कौन है? अपने वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। तो PMVVY क्या है? प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना। शुरुआत 21 जुलाई 2017 को किसने की? अरुण जेटली द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। तो अब इसमें आगे चलते हैं कि इस योजना में आगे है क्या। तो स्टूडेंट ये जो योजना है ये सीनियर सिटीजन के लिए है, यानी वे व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। जिन व्यक्तियों की आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसमें कंडीशन क्या है। जिन व्यक्तियों की उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है ना, वो व्यक्ति LIC यानी जो PMVVY इस योजना के संबंध किससे है? LIC यानी LIC, सिर्फ LIC बैंक में ही वो खाता खुलवा सकते हैं। और ये जो खाता खुलवाने के बाद जो जमा राशि होगी ना, जमा राशि को जो ब्याज दर मिलेगी, ब्याज दर जो मिलेगी वो वर्तमान में है 8%। यानी वे व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वो इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं। और इसमें होगा क्या कि जमा राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दर अपने को मिलेगी। ये जो अपने जो ब्याज दर है ये अपने उठा सकते हैं 10 साल तक। तो इसका पीरियड है, यानी इस योजना का लाभ कितने साल तक उठा सकते हैं? 10 साल तक। मानो कि आज की डेट में ही फॉर एग्जांपल आज की डेट में ही अगर मैंने इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाया है तो मुझे ठीक 10 साल बाद जमा राशि ब्याज सहित निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि 10 साल से ज्यादा अपने इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते। तो ये जरूर याद रखना कि PMVVY ये जो योजना है इस योजना का संबंध किससे है? LIC बैंक से है। अभी इसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया गया है। जो 2018 और 19 का जो बजट पेश किया गया है ना, इसमें इस योजना के बारे में थोड़ी चर्चा हुई और थोड़ा अमेंडमेंट किया गया है। जो इसमें संशोधन हुआ है वो क्या हुआ है कि इस योजना में पहले जो मैक्सिमम जो जमा राशि यानी राशि जमा करवाने की जो मैक्सिमम लिमिट थी ना वो थी 7.5 लाख रुपए, यानी 7.5 लाख रुपए तक की आप जमा करवा सकते हो। इस खाते में कितनी राशि जमा करा सकते हो? 7.5 लाख मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं थी। परंतु 2018-19 में इस राशि को बढ़ाकर क्या कर दिया? दुगना कर दिया। यानी वर्तमान में इस राशि में अपने 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए तक इस अकाउंट में अपने इस योजना के अंतर्गत इस अकाउंट में अपने राशि जमा करवा सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि PMVVY योजना के अंतर्गत जो 2018-19 के बजट में इसमें संशोधन करके राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? 7.5 से 15 लाख, यानी जस्ट दुगना कर दिया, डबल कर दिया इसका 7.5 का
कितना 15 लाख। तो अपनी PMVVY क्या है, प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना, ये इसकी फुल फॉर्म है। शुरुआत 21 जुलाई 2017 को किसने की, वित्त मंत्री कौन, अरुण जेटली द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसका लाभ कौन उठा सकते हैं, सीनियर सिटीजन, यानी जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वो इस योजना के अंतर्गत एक अकाउंट खुलेगा। किस बैंक में, LIC में, सिर्फ LIC में खुलेगा। और जमा राशि का जो ब्याज दर है वो वर्तमान है 8%। और इस अकाउंट की जो वैलिडिटी है वो कितनी है, 10 साल तक, यानी 10 साल तक क्या आप इस योजना के अंतर्गत जो लाभ उठा सकते हो, यानी ब्याज प्राप्त कर सकते हो। ये थोड़ा साइड बाय साइड याद रखना कि जो राशि वो बढ़ाकर कितनी कर दिया, 7.5 से 15 लाख। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये किस बजट में की, तो 2018-19 का जो बजट पेश किया गया उसमें इस योजना में जो राशि है वो डबल कर दिया है। आई होप कि ये जो योजना ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मैं इसको रब कर रहा हूं। अपने चलते हैं नेक्स्ट योजना। स्टूडेंट नेक्स्ट जो योजना करा रहा हूं वो मैं आपको करा रहा हूं उज्ज्वला। उज्ज्वला देख स्टूडेंट, ये जो योजना है ये LPG गैस कनेक्शन से रिलेटेड है। जो उज्ज्वला योजना है ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, ये किससे है, LPG गैस कनेक्शन से इस योजना का संबंध है। अभी जैसे यूएनओ ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि भारत में जो मरने वाले लोगों की संख्या है ना, वो धुएं के कारण मरने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। तो इसीलिए मोदी सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी को कहीं ना कहीं और कम करने के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना स्टार्ट की कि अपने इस योजना के अंतर्गत क्या है कि BPL परिवार, यानी वो परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे अंतर्गत आता है, उसको फ्री में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो प्रत्येक वर्ष जारी होता है, तो इस साल जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया है उसमें भारत का स्थान काफी लो है, यानी उसमें 180 देश शामिल है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देश शामिल है, उसमें भारत का जो स्थान है ना वो टॉप 5 में ना होकर नीचे से 5 में कितने 177, यानी 177वां स्थान किसका है, भारत का है। तो इसी योजना में ना ये जो सूचकांक जारी किया है, इसमें जो भारत की योजना कौन सी, उज्ज्वला योजना, इस योजना के बारे में बात की गई है। उन्होंने ये बताया कि अगर इस योजना, ये जो प्रधानमंत्री की ये जो योजना है कौन सी, उज्ज्वला योजना, सही ढंग से और सुचारू रूप से पूरे देश में अगर लागू हो जाती है ना, तो इसका जो परिणाम है, यानी जो रिजल्ट है वो काफी पॉजिटिव आएगा। तो ये इस योजना पर केंद्र सरकार काफी जोर दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा, क्योंकि भारत में जो मैक्सिमम काम होता है ना गाँव में वो चूल्हे पर ही होता है। तो इससे क्या होता है, ईंधन के तौर पर लकड़ियों का यूज होता है, तो इससे कहीं ना कहीं वनों की कटाई भी होती है। और दूसरा उससे क्या, धुएं के कारण मरने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा होता है। तो कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर ये योजना सही ढंग से सुचारू रूप से पूरे देश में लागू हो जाती है तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य आएगा। अब चलते हैं कि इस योजना की शुरुआत कब हुई और कहां से की गई। तो स्टूडेंट इस योजना की जो शुरुआत की गई ना वो हुई थी 1 मई 2016 को। जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई। अगर जगह आ जाए कि कहां से की गई, तो बलिया जिला है, बलिया जिला। कौन सा, बलिया जिले से। ये आता है यूपी के अंतर्गत, यूपी। 1 मई 2016 को यूपी के बलिया जिले से इस योजना की शुरुआत की गई। अब इसमें चलते हैं कि इस योजना में जो नॉर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या है। इस योजना में क्या है कि BPL परिवार यानी वो परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे निवास करता है या गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है, उसको फ्री में LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा।
तो उज्ज्वला योजना की संबंध किससे? एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने से। साथ ही में जिन लोगों को ये गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा ना, उनको 1600 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। क्योंकि इसमें गैस में सिर्फ आपको गैस कनेक्शन ही मिलेगा, यानी एक टंकी मिलेगी, परंतु ये 1600 रुपए सरकार अलग से दे रही है। क्यों? ताकि जो भी लाभार्थी हो वो अपना गैस चूल्हा, रेगुलेटर वगैरह वो ला सके। तो उसके लिए 1600 रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाती है आर्थिक सहायता के लिए। क्यों? ये मैंने आपको बता दिया कि गैस चूल्हा और इसके अंतर्गत अलग से जो रेगुलेटर है या अदर कोई सामान होता है जो इसके लिए जरूरी है वो ला सकता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने पर। किसको दिया जाएगा? बीपीएल परिवार। एक बात याद रखना, ये जो एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा ना, ये सिर्फ बीपीएल परिवार की महिला के नाम पर होगा। किसके नाम पर? बीपीएल परिवार की महिला के नाम पर ही ये जो अपने को गैस कनेक्शन मिलेगा। ये जरूर याद रखना कि किसको? महिला, यानी महिला के नाम पर ही ये गैस कनेक्शन दिया जाएगा। तो उज्ज्वला योजना का संबंध एलपीजी गैस कनेक्शन से रिलेटेड है। किसको मिलेगा? बीपीएल परिवार की महिला, यानी लाभार्थी कौन होगी? उस परिवार की महिला। और इसमें जो अतिरिक्त धनराशि कितनी देंगे? 1600 रुपए। ये क्यों दी जाएगी? क्योंकि गैस चूल्हे के अलावा ये जो एलपीजी गैस कनेक्शन के अलावा जो गैस चूल्हा और रेगुलेटर है वो भी खरीद सके। तो ये जरूर रखना कि शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से इसकी शुरुआत की गई। इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, अब तक इस योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। कितने? 2.5 करोड़ गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि जो 2.5 करोड़ गैस कनेक्शन है ना, वो किसको दिया गया? तो मैं लिख लेता हूं 2.5 करोड़ जो गैस कनेक्शन है वो दिया गया था पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर की एक बीपीएल परिवार की महिला थी, उसका नाम है गौरी सरकार। क्या नाम है? गौरी सरकार को इस योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ गैस कनेक्शन दिया गया। तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा 2.5 करोड़ गैस कनेक्शन किसको दिया गया? गौरी सरकार को दिया गया था। वो गांधी जी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर की रहने वाली थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा ये जो कनेक्शन है उनको दिया गया था। तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ जो गैस कनेक्शन ये बांटे जा चुके हैं। ये 2017 का आंकड़ा है। इसके आप देखो 8-9 महीने और हो गए हैं लगभग। ये सबसे बेस्ट यानी सबसे सक्सेसफुल स्कीम्स रहेगी अपने केंद्र सरकार की। और इस स्कीम को किसमें मेंशन किया गया? जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 जो घोषित किया गया था उसमें भारत का स्थान था 170वां। तो उसमें इस उज्ज्वला योजना को बताया गया था कि अगर ये योजना सुचारू रूप से पूरे देश में लागू होती है तो इसके पॉजिटिव परिणाम जरूर मिलेंगे। चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट योजना पर। ये मैं रख कर रहा हूं। अगर कोई मेरे ये जो लेक्चर को देखकर नोट्स बना रहे हैं तो जैसे मैं लिखाऊं साथ के साथ लिख लें, क्योंकि इतना टाइम नहीं अपने पास कि मैं आपको अलग से टाइम दे सकूं 1-2 मिनट का। स्टूडेंट, आगे की जो योजना है वो मैं आपको बता रहा हूं स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन। सभी जानते होंगे क्योंकि मोदी सरकार ने क्या स्वच्छता पर काफी ध्यान दिया है। स्वच्छ भारत मिशन, इसके लिए समय समय पर अभियान चलाए जा रहे हैं। बजट भी जो बजट में भी इस मिशन के अंतर्गत जो राशि अलग से दी जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार का ये मानना है कि अपने जो स्वच्छता है वो पूरे इंडिया लेवल में यानी स्वच्छता को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो स्वच्छ भारत मिशन है, ये तो आप जानते हो कि ये शुरुआत कब हुई? हाँ जी, इसकी जो शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर। तो 2 अक्टूबर 2014 को ये जो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली से, कहां से? नई दिल्ली से इस मिशन की शुरुआत की गई थी।
2 अक्टूबर क्या होता है? गांधी जयंती होती है, यानी 2 अक्टूबर को क्या होती है? गांधी जयंती, यानी गांधी जयंती के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की गई। इसमें क्या है कि स्वच्छ भारत को क्या स्वच्छ प्रस्तुत करना है। तो जो सरकार ने जो टारगेट रखा है वो ठीक 5 साल आगे का रखा है। सबसे पहले आप ये जो योजना की शुरुआत को हुई 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली से, किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा, पीएम मोदी जी द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई। अब इसमें चलते हैं कि इसमें जो टारगेट रखा है वो क्या है। अगर मैं टारगेट की बात करूं, टारगेट जो केंद्र सरकार ने रखा है वो रखा है ठीक 5 साल का, कि अपने 5 साल को लेकर चलते हैं कि 5 साल बाद ठीक 2 अक्टूबर 2019, यानी टारगेट का 2 अक्टूबर 2019 को, यानी ठीक 5 साल का टारगेट रखा है कि भारत को स्वच्छ प्रस्तुत करना है 2 अक्टूबर 2019 तक। जिस दिन क्या होगी? गांधी जी की क्या होगी? 150वीं जयंती होगी। गांधी जी की 150वीं जयंती, गांधी जी की 150वीं जयंती पर इंडिया को स्वच्छ प्रस्तुत करना, यानी ठीक 5 साल का टारगेट रखा है। अगर आज शुरुआत कौन सी जयंती को हुई तो ठीक 5, इसमें 150 में से 5 माइनस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 145वीं जयंती। गांधी जी की कौन सी थी? 145वीं जयंती पर इसकी शुरुआत की गई। और जो टारगेट रखा है वो कितना? 2 अक्टूबर 2019, यानी ठीक 5 साल बाद जब गांधी जी की 150वीं जयंती होगी तब इंडिया को स्वच्छ प्रस्तुत करना है। अब चलते हैं एक बात और, जो अपने शौचालय निर्माण, जो शौचालय निर्माण भी करवाया जा रहा है, यानी जो सरकार ने लगभग टारगेट रखा है कि 11.11 करोड़ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। तो वो इसके अंतर्गत ये टारगेट पूरा कर लिया गया, यानी अब तक जो केंद्र सरकार ने 11.11 करोड़ के जो शौचालय निर्माण करवाना था वो करवा दिया, यानी जो शौचालय का निर्माण है ना वो ही स्वच्छ भारत मिशन का एक पार्ट है, जिसका एक अभियान भी चलाया था, दरवाजा बंद अभियान। दरवाजा बंद अभियान, ये जो दरवाजा बंद अभियान है ये किससे रिलेटेड था? ये था शौचालय निर्माण से, ये इसी का स्टूडेंट पार्ट है, स्वच्छ भारत मिशन का शौचालय निर्माण से संबंधित था। स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि दरवाजा बंद अभियान का प्राण कौन कौन थे? तो आपको पता होगा, एक तो है अमिताभ बच्चन। कौन? शौचालय यानी दरवाजा बंद अभियान का प्राण कौन है? एक तो है अमिताभ बच्चन, और दूसरा अनुष्का शर्मा। दो पर्सनैलिटी थे जो जिनको इस जो दरवाजा बंद अभियान है इसका ब्रांड बेस्ट बनाया था। अमिताभ बच्चन को आपने देखा होगा, लगभग जितने भी अभियान केंद्र सरकार के अभियान या योजना रहती है उनका ब्रांड बेस्ट लगभग अमिताभ बच्चन को मिलाते हैं। सबसे पहले जब प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत हुई थी वो अभियान पहला था जब अमिताभ बच्चन को ब्रांड बेस्ट बनाया गया था। उसके बाद में धीरे धीरे जितने भी आगे अभियान चलते हैं केंद्र सरकार के, तो उसमें अमिताभ बच्चन को ही प्राथमिकता दी जाती है कि इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। तो स्वच्छ भारत मिशन आपको समझ में आ गया। डेट याद रखना, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की 145 जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई, और जो टारगेट रखा है वो ठीक 5 साल का रखा है, 2 अक्टूबर 2019 को जब गांधी जी की 150 जयंती होगी। और ये जो दरवाजा बंद अभियान है ये स्वच्छ भारत मिशन का एक पार्ट है, जिसका जो मेन मोटिव यानी जो मेन टारगेट था वो क्या था? शौचालय निर्माण करना। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा। मैं अब कर रहा हूं आगे। अपने आज 3 योजनाएं होगी। सबसे पहले मैंने आपको कराई थी पीएमवीवीवाई, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। उसके बाद में मैंने आपको करवा दी उज्ज्वला योजना, और उसके बाद में मैंने आपको अभी करवाई है स्वच्छ भारत मिशन। इसके बाद में मैं आपको एक योजना और करवा देता हूं आज, भारतमाला परियोजना। कौन सी? भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना, देख स्टूडेंट, ये जो परियोजना है ये जो अपने देश में नेशनल हाईवेज है यानी एनएच यानी राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए भारतमाला परियोजना की शुरुआत की गई।
कि जितने भी अपने देश में राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको आपस में कनेक्टिविटी है, चाहे बाईपास के माध्यम से कैसे न कैसे करके इनको आपस में कनेक्ट करना है, जोड़ना है। तो जो इसकी शुरुआत हुई ना वो हुई थी 31 जुलाई 2015 को। 31 जुलाई 2015 को ये जो भारतमाला परियोजना है इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद अगर अपने बात करें ना कि इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो सड़कों का विकास एवं विस्तार करना मुख्य लक्ष्य है। मुख्य लक्ष्य क्या है, सड़कों का विकास एवं विस्तार करना। सड़कों का विकास एवं विस्तार करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई है, 31 जुलाई 2015 को। मुख्य लक्ष्य क्या है, सड़कों का विकास एवं विस्तार करना। मैं एक बार बता देता हूं, अपने जो लगभग जितने भी सड़कें बनी हुई है वो इससे पहले जो योजना चल रही थी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। कौन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। स्टूडेंट, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के बाद में सड़कों के विकास से विस्तार से संबंधित ये जो भारतमाला परियोजना है ये दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। अपने गांवों में या फिर शहरों में देखा होगा जो साइन बोर्ड लगे होते हैं सड़कों पर, उस पर ये लिखा होता है कि ये जो सड़कें बनाई गई है किस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आपने हेडलाइन देखी थी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। ये अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये चलाया था राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम सड़कों के निर्माण के लिए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के बाद में दूसरी सबसे बड़ी सड़कों के विकास से विस्तार से संबंधित परियोजना कौन सी है, भारतमाला परियोजना। ये आप याद रखना। और ये किसके द्वारा चलाया गया था, जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको चलाया था। अब बात करते हैं जो भारतमाला परियोजना है इसमें जो मुख्य जो टारगेट तो क्या रखा है, सड़कों का विकास से विस्तार करना। कितनी, तो इसमें जो आप याद रखना 83,000 किलोमीटर, 83,000 किलोमीटर तक की सड़कों का विकास और विस्तार करने का जो प्रथम लक्ष्य रखा है वो सरकार ने कितना रखा है, 83,000 किलोमीटर सड़कों का विकास एवं विस्तार करना। स्टूडेंट आगे देखिए, अपना भारतमाला परियोजना हो गया। शुरुआत याद रखना 31 जुलाई 2015 को। मुख्य लक्ष्य क्या है, सड़कों का विकास और विस्तार करना। इतना जरूरी रखना कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के बाद में ये सड़कों के विकास और विस्तार से संबंधित दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। और जो मुख्य लक्ष्य रखा है वो कितना रखा है, 83,000 किलोमीटर तक की सड़कों का विकास एवं विस्तार करना। स्टूडेंट, ये जो लक्ष्य रखा है वो रखा है लगभग 2022 तक, लगभग 2022 तक इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। ये थी अपनी भारतमाला परियोजना। अपने यहाँ योजनाएं हो गई हैं 4। सबसे पहले मैंने आपको कराई थी PMVVY, उसके बाद मैंने आपको करा दी उज्ज्वला योजना, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन और चौथी है भारतमाला परियोजना। अब अपने चलते हैं करंट फैक्ट कि आज का दिन क्यों खास रहा और क्या कुछ था। पहले ये रूटीन लेके चलेंगे कि सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक लेके चलूंगा, एक टॉपिक खत्म हो गया तो मैं दूसरा टॉपिक लेके चलूंगा और उसके साइड बाय साइड अपने जो करंट फैक्ट होगा उसको भी अपने लेके चलेंगे। स्टूडेंट, आपको पता है आज 29 अगस्त है, क्या है 29 अगस्त, तारीख क्या 29 अगस्त। इस दिन एक डे मनाया जाता है, हाँ जी, इस दिन एक क्या मनाया जाता है, डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या होता है 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस। स्टूडेंट, आज कौन सा डे है, राष्ट्रीय खेल दिवस है आज 29 अगस्त को। ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ना, ये क्यों मनाया जाता है, वैसे कईयों को पता होगा पर कईयों को नहीं पता। चलो मैं बता देता हूँ कि 29 यानी आज का दिन क्यों खास था। जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ना स्टूडेंट, ये बनाया जाता है जो अपने हॉकी के जादूगर कौन, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का इस दिन क्या होता है, बर्थडे था, यानी 29 अगस्त 1905 को।
29 अगस्त 1905 को इसका मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त 1905 को उनका जन्म हुआ था, यानी ये जो डेट है वो 29 अगस्त, और इसी दिन क्या माना जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद। इलाहाबाद कहां पड़ता है, यूपी में। इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। तो यहाँ पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यानी इनके डे को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम सुना होगा, भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है कौन सा, इलाहाबाद हाईकोर्ट, और सबसे बड़ा भी है। इसके साइड बाय साइड मैंने वैसे बता दिया आपको। चलो अपने टॉपिक पर चलते हैं। हाँ जी, जो मेजर ध्यानचंद है इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को, कहां पर, इलाहाबाद यूपी में। इनको उपाधि भी दी जाती है। वैसे देखा होगा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। जादूगर यानी द मैजिशियन, और एक इनके बाद ये हो रहा है द विजार्ड। क्या, द विजार्ड। तो इनको जो उपाधि दी गई है ना मेजर ध्यानचंद को, इनके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। एक तो है द विजार्ड की, और दूसरी इनकी उपाधि है द मैजिशियन। ये दो इनको उपाधि दी गई है। वैसे आपने देखा होगा कि हॉकी के जादूगर तो इनके नाम में लगता है मेजर ध्यानचंद। इनके ये जो 16 साल की उम्र में ना इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, और लगभग इनकी जो सर्विस रही थी, यानी 1921 में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, और 1956 तक ये आर्मी में रहे थे। यानी अगर इनकी सर्विस की बात करूं तो 1921 से 1956 के बीच में इनकी क्या थी, सर्विस थी। और आर्मी ज्वाइन करने के बाद में ये किसमें आ गए, ये हॉकी के खिलाड़ी बन गए। तो इन्होंने हॉकी, ये जो फील्ड हॉकी, पुरुषों की फील्ड हॉकी है, इनके खिलाड़ी थे ये, किसके थे, फील्ड हॉकी के। फील्ड हॉकी के खिलाड़ी थे। 1921 में 16 साल की उम्र में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, और 1956 में इन्होंने क्या ली थी, रिटायरमेंट ली थी। अगर मैं इनकी बात करूं ना, तो इन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल भी दिलाए हैं ओलंपिक में। तो इनको जो, अगर मैं ओलंपिक की बात करूं, यहाँ पर लिखे तो मैं, अगर ओलंपिक की बात करूं तो फील्ड हॉकी में इन्होंने अपने को तीन बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया। सबसे पहले इन्होंने दिलाया था 1928 में, यानी इंडिया को जो हॉकी में गोल्ड मेडल मिला था 1928 में। उसके बाद में नियमित अंतराल, क्योंकि आप पता होगा कि 4 साल बाद होता है ओलंपिक, 1928 के बाद 1932, और उसके बाद में 1936, यानी इन 3 ईयर में इन्होंने क्या, गोल्ड मेडल मिला था। इंडिया टीम को गोल्ड मेडल मिला था 1928, 1932 और 1936। तो मेजर ध्यानचंद किसके खिलाड़ी थे, फील्ड हॉकी के थे। और इनको जो दो उपाधि दी गई है, द विजार्ड और द मैजिशियन। और इनके जो जन्म दिवस होता है 29 अगस्त को, उनको किस रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो आज क्या है स्टूडेंट, राष्ट्रीय खेल दिवस है। ठीक है स्टूडेंट, ये था अपना राष्ट्रीय खेल दिवस। अब अपने चलते हैं, खेल से याद आया एशियन गेम्स अपने चल रहे हैं। चलो एशियन गेम्स के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो अभी बने हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे आपको पता होगा कि अब तक इंडिया को 9 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। कितने, 9 गोल्ड मेडल। सबसे पहले चलते हैं एशियन गेम्स। एशियन गेम्स 2018। अगर मैं इसके संस्करण की बात करूं तो ये कौन सा संस्करण है, 18वां एशियन गेम्स है ये। 18वां एशियन गेम्स 2018। अगर स्टूडेंट अपने बात करें कि ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो स्टूडेंट मैं बता दूं ये इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर, इंडोनेशिया। और ये पहली बार है जब इंडोनेशिया के 2 शहरों में इसका आयोजन हो रहा है। तो इसका अगर मैं आयोजन लिख लूं कि आयोजन कहां पर है, आयोजन हो रहा है इंडोनेशिया में। यहाँ पर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के 2 शहर स्टूडेंट है जहां पर इसका आयोजन हो रहा है। तो इंडोनेशिया की राजधानी है कौन सी, जकार्ता, और दूसरा पलम्बैंग। दूसरा है पलम्बैंग।
ये जो दो शहर है यहाँ पर एशियन गेम्स 2018 का आयोजन हो रहा है। अब स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये भी आपना ये एशियन गेम्स पहली बार है जब किन्हीं दो शहरों में, किसी देश के दो शहरों में एक साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये दो शहर है जकार्ता और कोलंबो। तो इसकी मैं उद्घाटन की बात करूं तो उद्घाटन हुआ था 18 अगस्त को हुआ था और इसका जो समापन होगा वो होगा 2 सितंबर को। 18 अगस्त 2018 को इसका उद्घाटन हुआ था और जो समापन होगा वो होगा 2 सितंबर 2018 को इसका उद्घाटन किया जाएगा। स्टूडेंट एक बात याद रखना है, ऐसे जो गेम्स होते हैं इसमें शुभंकर जरूर पूछा जाता है कि इस गेम्स का शुभंकर क्या था। शुभंकर यानी मस्कर। तो एशियन गेम्स 2018 का जो शुभंकर था ना, इसका मैं नाम बता देता हूं क्योंकि वो नाम पूछते हैं कि ये शुभंकर था, इसका नाम क्या था। तो इसके आपकी बात जो एशियन गेम्स हो रहे हैं इसका जो शुभंकर है वो है भिन्न भिन्न काका और अतुंग। भिन्न काका और अतुंग ये एशियन गेम्स 2018 का शुभंकर है। तो ये मैंने बता दिया कि इसकी शुरुआत यानी उद्घाटन होगा 18 अगस्त 2018 को, समापन होगा 2 सितंबर 2018 को। शुभंकर क्या है? भिन्न काका और अतुंग। लगभग 40 के लगभग इसमें गेम्स खेले जाएंगे और अलग अलग देशों से काफी एथलीट है। भारत के भी लगभग 572 एथलीट इसमें पहुंचे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि अब चलो मैं जो ऐसे क्वेश्चन है ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि एशियन गेम्स कहां पर हो रहा है, उद्घाटन कब हुआ, इसका शुभंकर क्या है। अब मैं अगर बात करूं कि भारत के जो एथलीट गए हैं तो इसमें अपनी बात भारत का जो ध्वजवाहक था वो कौन था। स्टूडेंट अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी कर सकते हो। तो इसका जो भारत का जो ध्वजवाहक था, अब की बार काफी यंग प्लेयर को बनाया गया है, हरियाणा से ये जी। नाम बताइए, नाम क्या है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ये जो खुद भी एक खिलाड़ी है, किस गेम से? जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। किस गेम से? जेवलिन थ्रो या फिर अगर हिंदी बात करूं तो भाला फेंक। भाला फेंक का ये एक खिलाड़ी है, इसको की बार भारत का ध्वजवाहक बनाया गया। यानी जो उद्घाटन समारोह यानी जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें जो भारतीय टीम जब वहां से गुजरती है तो वहां पर जो जिस टुकड़ी में जो ध्वजवाहक यानी जिसके हाथ में उस देश का झंडा होता है वो होता है ध्वजवाहक। तो कौन था? नीरज चोपड़ा। ये कहां का है? हरियाणा का है। 20 साल का ये 20 वर्षीय एथलीट है ये। तो इसका गेम कौन सा है? जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। ये स्टूडेंट आप मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि नीरज चोपड़ा जो भारत एशियन गेम्स 2018 में भारत की तरफ से क्या थे? ध्वजवाहक थे। वो खुद किस गेम से? जेवलिन थ्रो से। या फिर किस राज्य से? तो हरियाणा से। 20 साल के स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं ये थे ध्वजवाहक। अब तो मैं बात करता हूं कि एशियन गेम्स 2018 में जो भारत की तरफ से जो पहला गोल्ड मेडल यानी जो पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था बजरंग पूनिया ने। किसने? बजरंग पूनिया ने। यह भी हरियाणा से है और ये जो खिलाड़ी है वो है फ्री स्टाइल कुश्ती के। किसकी खिलाड़ी है? फ्री स्टाइल कुश्ती के खिलाड़ी है। नीचे लिख रहा हूं मैं, फ्री स्टाइल कुश्ती के खिलाड़ी है। ये 65 किलोग्राम श्रेणी में खेलते हैं। 65 केजी 65 किलोग्राम श्रेणी में ये खेलते हैं। किस गेम से? फ्री स्टाइल कुश्ती है। क्वेश्चन आ जाए कि एशियन गेम्स 2018 में भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया? तो किसने दिलाया? बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। अब इसका साइड बाय साइड मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद में जो गोल्ड मेडल मिला था वो मिला था विनेश फोगाट।
विनेश फोगाट। विनेश फोगाट इनको गोल्ड मेडल मिला था। अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे मिलेगा। तो विनेश फोगाट ने ना ये पहली भारतीय महिला है जिसने कुश्ती में, पहली भारतीय महिला है जिसने कुश्ती में भारत को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाया। यानी इससे पहले एशियन गेम्स में कुश्ती में भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिला था। तो पहला क्वेश्चन दिलाया विनेश फोगाट ने। ये भी किस गेम से है? फ्री स्टाइल कुश्ती से है। ये जो किस श्रेणी में खेलती है? ये खेलती है 50 किलोग्राम 50 केजी, यानी 50 किलोग्राम श्रेणी में ये खेलती है। तो मैंने बता दिया कि फ्री स्टाइल कुश्ती से है। और भारत को एशियन गेम्स में फ्री स्टाइल कुश्ती में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाली भारतीय महिला कौन है? मैं महिला की बात कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। महिला, भारतीय महिला पहली कौन है? वो कौन है? विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट। ये भी हरियाणा से है। तो अपने को जो पहला गोल्ड मेडल मिला 2018 में एशियन गेम्स से, वो किसने दिलाया? बजरंग पूनिया ने। और एशियन गेम्स के इतिहास में कुश्ती में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाली भारतीय महिला वो कौन है? विनेश फोगाट। इसके बाद में एक और बता देता हूं, राही सरनोबत। ये एयर पिस्टल शूटिंग से है। इससे 25 मीटर एयर पिस्टल की ये खिलाड़ी है। 25 मीटर एयर पिस्टल की ये खिलाड़ी कौन है? राही सरनोबत। मेनली ये महाराष्ट्र से, और इन्होंने भी एशियन गेम्स में अब की बार एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी पहली भारतीय महिला है जिसने एशियन गेम्स के इतिहास में भारत को 25 मीटर एयर पिस्टल में पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। तो यहाँ से स्वर्ण आप याद रखना, 2 क्वेश्चन ये यहाँ से बन गए। ये तो है कि भारत को पहला एशियन गेम्स 2018 में पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया? बजरंग पूनिया ने। इसके बाद में कुश्ती में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाली एशियन गेम्स में पहली महिला कौन है? वो है विनेश फोगाट। अब तक कुश्ती में किसी भी महिला को गोल्ड मेडल नहीं मिला था एशियन गेम्स के इतिहास में। और राही सरनोबत, इसने भी एशियन गेम्स के इतिहास में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया किसमें? 25 मीटर एयर पिस्टल में। स्टूडेंट मैं यहां से रख कर रहा हूं ताकि अपने मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि अब की बार एशियन गेम्स 2018 में कितने भारत को गोल्ड मेडल मिले, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज। परंतु ये जहां से ये क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं ये करा दूं क्योंकि ये पहले खिलाड़ी है। तो अभी मैं जो बात कर रहा था कि अब की बार 2000 कौन थे? नीरज चोपड़ा। किस गेम से? जेवलिन थ्रो। इनको भी गोल्ड मेडल मिल चुका है 2018 एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल स्टूडेंट मिल चुका है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गए? एक तो ये क्या है, अब की बार भारत के ध्वजदार बने एशियन गेम्स में। और दूसरी बात क्या? दूसरी बात इनको जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में भी गोल्ड मेडल मिल चुका है। तो ये भी भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एशियन गेम्स के इतिहास में गोल्ड मेडल दिलाया। किस गेम्स में? जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में। यानी अभी तक ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं था जिन्होंने एशियन गेम्स के इतिहास में अपने को भारत को गोल्ड मेडल दिलाया हो। स्टूडेंट यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। जो कॉमनवेल्थ गेम में थे राष्ट्रमंडल खेल 21वें राष्ट्रमंडल खेल जो काम रहे थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें भी है ना इन्होंने जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में क्या गोल्ड मेडल जीता था। तो ये ऐसे यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। तो क्या एशियन गेम्स एशियन गेम्स 2018 में कौन सा जीता है गोल्ड मेडल? यानी स्वर्ण पदक जीता है। यानी यहाँ से क्या हो गया? एक तो ये हो गया कि एशियन गेम्स में इतिहास में अब तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने भारत को गोल्ड मेडल नहीं दिलाया था। ये पहले खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में क्या भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। दूसरा क्या, इन्होंने एक ही साल में राष्ट्रमंडल खेल और एशियन गेम्स दोनों में क्या गोल्ड मेडल जीता है। तो इसी के साथ इन्होंने जो अपने मिल्खा सिंह थे, कौन? मिल्खा सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया किसने? नीरज चोपड़ा ने। मिल्खा सिंह ने भी है ना एक ईयर में गोल्ड मेडल जीते थे। किस गेम में? एक तो कौन सा? एशियन गेम्स में, और दूसरा राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम।
राष्ट्रमंडल खेल। तो स्टूडेंट यहाँ से अपने 3 क्वेश्चन बन गए नीरज चोपड़ा। कौन सा? एक तो ये ध्वजवाहक अब की बार, दूसरा भाला फेंक में भारत को एशियन गेम्स के इतिहास में स्वर्ण पदक दिलाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, वो भी नीरज चोपड़ा है। और दूसरा मिल्खा सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी की है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ही ईयर में यानी एक ही साल में एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल दिलाया है। तो इन्होंने किनका रिकॉर्ड की बराबरी किया है? मिल्खा सिंह के। तो राष्ट्रमंडल खेल में भी इनको कौन सा गोल्ड मेडल मिला था। स्टूडेंट ये था अपना एशियन गेम्स। इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि ये कहां पर आयोजित किया गया, इसका शुभारंभ क्या था, उद्घाटन कब हुआ और कब तक ये चलेगा। इसके साइड बाय साइड मैंने आपको इंडिया के जो एथलीट जिन्होंने पहला पदक जीता और किसी खेल में अगर पहला जीता है वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं आपको एशियन गेम्स पूरा मैं बता दूंगा लास्ट में जब इसका समापन होगा कि भारत को कितने पदक मिले, उसके अलावा पहले स्थान पर कौन सा रहा और भारत का स्थान कौन सा था पदकों के मामलों में, तो वो मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा। तो स्टूडेंट आज का अपना जो सेशन रहेगा वो इतने रहेगा। आई होप कि मैंने जो भी आपको करवाया वो आपको समझ में आ गया होगा। आप भी रेगुलर हमारे साथ बने रहिए और मैं ये गारंटी लेता हूं कि मैक्सिमम मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। और करंट के क्वेश्चन स्लाइड स्टेटिक का भी लेके चलेंगे। मैं आपको बताता रहूंगा कि यहाँ पर क्या कुछ है, जो भी टॉपिक आएगा। तो करंट का क्वेश्चन मेरी मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि आपके करंट के जितने भी क्वेश्चन हो वो मैं आपको बताऊं। और लगभग जो मैंने करवाया है वो आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरआरबी मेंस को लेकर हो या फिर आगे कोई भी अदर एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो और कोई भी अदर स्टेट लेवल एग्जाम हो, उसमें आपके जो मैंने क्वेश्चन है करंट के क्वेश्चन से करवाए हैं वो स्ट्राइक हो। सो थैंक यू स्टूडेंट, आज का सेशन अपना इतना रहेगा। मिलते हैं कल। Just